हम एक नए मॉड्यूल को शुरू कर रहे हैं और इस मॉड्यूल का नाम यूरेनियम मेटलर्जी रखें या यूरेनियम साइकिल रखें। प्रॉबेबली ज़्यादा अप्रोप्रिएट यूरेनियम मेटलर्जी है। जो कुछ मैंने आज के लेक्चर के लिए सेलेक्ट किया है या ओवरऑल जो 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 एक्सट्रैक्शन में हमने कवर करना है वो ये है कि आपने एक न्यूक्लियर रिएक्टर का फ्यूल अगर बनाना है, तो किन मरहलों से हमें गुजरना होगा, यूरेनियम को किन मरहलों से गुजरना होगा। ये ज़मीन में होता है, प्लूटोनियम की तरह ये आर्टिफिशियली जनरेट नहीं होता ड्यूरिंग ड्यूरिंग जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। तो इसको ज़मीन से निकालना, एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम द रॉक, फ्रॉम द मिनरल। एक चीज़, एक डेफिनेशन यहाँ भी क्लियर कर लें कि मिनरल और ओर में क्या फ़र्क है। एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी का कोर्स आपने किया हुआ, कुछ चीज़ें आपको याद भी होंगी। तो जो ज़मीन से चीज़ें निकलती हैं उनको ओर कहते हैं, ठीक है, उन्हें ओर कहते हैं। अच्छा, उस ओर में मुख्तलिफ कंपाउंड हो सकते हैं। जो जो एक पत्थर जो है वो उनमें से एक कंपाउंड का मजमू है, दूसरा पत्थर दूसरे कंपाउंड का मजमू है। तो ये जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स के मजमूए हैं, इनको इनको कहते हैं मिनरल्स। ये मिनरल्स हैं। तो मिनरल काम की चीज़ है, और में मिनरल काम की चीज़ होती है। मिनरल बेकार भी हो सकते हैं, जैसे सिलिका भी एक मिनरल है, क्ले भी एक मिनरल है, लेकिन इनको हम निकाल के फेंक देते हैं, जिनको गैंग मटेरियल कहते हैं। तो यूरेनियम को ज़मीन से निकालना और फिर उसकी फिज़िकल कंसंट्रेशन करना। फिज़िकल का मतलब यही है कि जो चीज़ केमिकल को इस्तेमाल किए बगैर बेकार चीज़ उससे मैं अलग कर दूं, वो मैं पहले अलग कर दूं। और आगे चलेंगे तो एक एक इसकी लॉजिक है इन चीज़ों की, कि जिस सीक्वेंस से हम जाएंगे उनको हम देख लेंगे। और फिज़िकल के बाद केमिकल पे आएंगे, तो केमिकल में लीचिंग आपने पढ़ा होगा। लीचिंग बेसिकली एक केमिकल मेथड है कि जो आप काम की चीज़ है उसको चुन लें। आपके पास एक पहाड़ है चीज़ों का, तो बजाय इसके कि आप उसमें से 90% पत्थर हैं, तो उन पत्थरों को इधर उधर फेंकते रहें। जो 10% काम के उसमें से सोने जवाहरात हैं वो चुन के निकाल लें। ठीक है, अगर ऐसा कोई तरीका हो। तो लीचिंग वो प्रोसेस है जो केमिकली काम की चीज़ को निकाल लेता है। लीचिंग में काम की चीज़ भी आती है, लेकिन गंद भी आएगा, जाहिर है, क्योंकि आपने एक पहाड़ में से एक वो चीज़ जो बहुत कम क्वांटिटी में काम की चीज़ मौजूद है आप निकाल रहे हैं, तो बेकार चीज़ें भी आएंगी। एक केमिकल है, वो एक को अपने साथ खींच के लाएगा तो 10 और चीज़ों को भी लेके आ सकता है। ठीक है ना। तो लीचिंग एक आपको एक कंसंट्रेशन किसी चीज़ का एक दे देगा, लेकिन अब उसमें आपने यूरेनियम की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है और प्योरीफाई करना है। ये दोनों चीज़ें जो है इनमें मामूली सा फ़र्क है। प्योरीफाई नॉर्मली उस वक्त होता है जब आपको कोई चीज़ में अनडिज़ायरेबल चीज़ें बहुत कम होती हैं और काम की चीज़ें बहुत ज़्यादा हों। आपने ये पढ़ाई है कि जो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस होते हैं वो हर मटेरियल के बड़े डिफरेंट हैं। तो हमें अपने रिएक्टर में जो फ्यूल चाहिए, उसमें अगर यूरेनियम के साथ कोई ऐसी चीज़ आ गई जो फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर रही, तो अब फिर फिशन तो नहीं होगा ना। तो हमें यूरेनियम हाई प्योरिटी का चाहिए। तो हमने चुन चुन के जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें उनको अलग करना है। तो इसको हम कह रहे हैं यूरेनियम कंटेंट जो है इसको हमने इंक्रीज करना है। टर्म बड़ी सॉफ्ट है, काम बड़ा सख्त है। और फिर अब ये केमिकल है, तो इसको केमिकल को फिर कन्वर्ट करना है किसी ऐसी चीज़ में जो हमारे जो जिसको हम लेके आगे चल सके। फॉर एग्जांपल ऑक्साइड। अभी तक हमने फ्यूल नहीं बनाया, हमने यूरेनियम बनाया है। फ्यूल और यूरेनियम में क्या फ़र्क है? यूरेनियम में सारे आइसोटोप होते हैं, फ्यूल में काम के होते हैं। ठीक है। तो अब हमने जब इसको हम काम के आइसोटोप को जब अलग करेंगे बेकार की चीज़ों से, तो फिर हमारी रिक्वायरमेंट्स फ़र्क हो जाएंगी कि हम कैसे अलग करें। ठीक है ना।
हमने U235 को अलग करना है, 238 को अलग करना है। तो अगर मुझे आप एक चट्टान का या पत्थर का पीस दे देंगी कि ये ले यूरेनियम ऑक्साइड अलग कर दें इससे, तो मैं कैसे एक एक आइसोटोप को पकड़ के अलग करूँगा। तो उसका तरीका ये है कि इसको किसी गैस फॉर्म में ले आएं। गैस फॉर्म में क्या होगा, गैस फॉर्म में अब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अपने आप को आज़ाद फील करता है। याद है वो जो गैस थ्योरी पढ़ी थी कि जिसमें जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कि गैस वो होती है जिसमें कि एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी का पता ही नहीं होता कि है कहाँ। कोई इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स में नहीं होता गैस में। लिक्विड में होता है, सॉलिड में तो बहुत होता है। तो फिर इस ऑक्साइड को कन्वर्ट कर लें एक गैस के फॉर्म में, ठीक है, वो है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस। ये जब चीज़ें जब ये स्टेप आएंगे तो इनकी बारीकियों में घुसेंगे। हम इसको शुरू करते हैं कहाँ से? हम शुरू करते हैं कि इस सारे इस जमघटे में जो कि यूरेनियम साइकिल है, हम अपने आप को फोकस कहाँ करें? साइकिल से समझ लीजिए कि हम कहाँ से थे, ज़मीन से शुरू हुए थे, ठीक है ना, इंसान की तरह मिट्टी से बने थे और फिर मिट्टी में ही जाना है, ठीक है, डिस्पोजल। ये एक साइकिल है ये। इस कॉम्प्लिकेटेड से साइकिल में मोर और लेस ये वाला हिस्सा जो है वो आप मोर और लेस देख चुके हैं, ठीक है ना। जब फ्यूल फैब्रिकेशन, कि मेरे पास यूरेनियम ऑक्साइड होती है या मिक्स ऑक्साइड होती है, मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स होती हैं, तो इसमें प्लूटोनियम ऑक्साइड या यूरेनियम ऑक्साइड फिर वो डिप्लीटेड है या नहीं है, एनरिच्ड है या नहीं है, यूरेनियम नेचुरल है या नहीं। तो एक ऑक्साइड्स का मिक्सचर भी हो सकता है और जो मेरे काम की फ्यूल है वो भी हो सकता है। तो और ये जो नीला वाला जो वो है, ये पाथ है, ये बेसिकली यहाँ से शुरू हुआ है, इस जगह से ये नीला और लाल अलग अलग शुरू हुआ है। यहाँ से क्या हुआ है, एक है यूरेनियम जिसको मैंने यहाँ तक यूरेनियम आ गया, इस यूरेनियम में मैंने 235 और 238 को अलग कर दिया। अब इनके अलग अलग साइकिल ये चल रहे हैं, ठीक। हमने कहाँ से शुरू किया था? हम वहाँ से आए थे जहाँ हमारे पास फ्यूल है, 235 हमारे पास उस क्वांटिटी में जो फ्यूल के लिए काफ़ी है, ठीक। ये फिर इसको रिएक्टर में डाल दिया, रिएक्टर से लाइफ पूरी की, तो हमने क्या किया, इसको एक ऐसे कंटेनर में डाल दी जिसको कहते हैं ड्राई कास्ट। क्यों डाल दिया? या इसको हमने एक पूल में डाल दिया, इसलिए कि इसकी रेडियो एक्टिविटी इतनी है कि इसके करीब जाना खतरनाक है। और यहाँ 1 साल रहे, 2 साल रहे, टेक्नोलॉजी पे और फ्यूल पे डिपेंड करता है। लेकिन ये खुद एक तकलीफ दे मरहला है। जो चीज़ यहाँ से निकली है उसकी रेडियो एक्टिविटी इतनी कि उसको संभालना एक बड़ा प्रॉब्लम है। अल्टीमेटली यहाँ से जब वो इस काबिल हो कि उसको हैंडल कर सके थोड़ा बहुत, तो उसको ला के कहीं ऐसी जगह डिस्पोज ऑफ कर दें, ठीक है। गोरा कहाँ करता था? गोरा इसको समंदर में बहा देता था जहाँ मछलियों की ज़िंदगी मुश्किल हो जाती थी। तो बाद में जब रूल्स रेगुलेशंस बने हैं तो उसको पाबंदी लगी और उन समुद्रों में बहाता था जो उसके साहिल से दूर होते। तो जो गरीब, जो इग्नोरेंट जो था, उनके सर पे बोझ था। खैर अब रूल्स रेगुलेशंस हैं कि किस तरह इसको डिस्पोज ऑफ करना है, लेकिन डिस्पोज ऑफ करना जो है वो डिस्पोज ऑफ कितने अरसे के लिए, मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, मे बी मोर देन दैट, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। जितनी ज़मीन की ज़िंदगी है शायद उतना ही। तो ये वो मुश्किलात हैं, ये वाली मुश्किलात हैं जो बेसिकली ये डिक्टेट कराती हैं कि मैं यहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करूँ, ताकि जो उसके नतीजे में यहाँ प्रॉब्लमेटिक प्रोडक्ट्स बने मेरी, वो मेरे लिए डिस्पोजल की और दूसरी चीज़ों की, ये इसमें पैसे लगते हैं ना, इकोनॉमिक्स इस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ के खर्चात मेरे कम हो जाए। फिर ये कि जो यहाँ से फ्यूल इस्तेमाल हुआ है, मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स है या यूरेनियम ऑक्साइड है, उसको हम ये कर सकते हैं, उसको रीप्रोसेसिंग में डाल दें, उससे काम की चीज़ें, यूरेनियम जो बचा कुछ है वो निकाल लें, वो इस्तेमाल कर लें और फालतू चीज़ें डिस्पोज ऑफ कर दें, कुछ चीज़ें रिसाइकिल कर लें। तो ये जर्नल साहब ने डिस्कस किया है। बेसिकली ये वो इलाका था जिसको कि हम थोड़ा तफसील से देख चुके हैं।
और अब मौजूदा जो मॉड्यूल है ये डिस्पोजल, हमने थोड़ा सा इसको भी टच अप कर लिया कि जो इसकी मुश्किलात हैं वो हमें डिमांड कर रही हैं कि जनरेशन 4 रिएक्टर्स हैं उनमें हम इन मुश्किलात को एड्रेस करें, क्योंकि इसके साथ पैसा इन्वॉल्व, इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व। तो मौजूदा मॉड्यूल हमारा इस इलाके में रहे, ये हमारा इलाका है कि नेचुरल यूरेनियम से हम माइनिंग करेंगे, खोदेंगे, उसके बाद फिर उसका फिजिकल मेथड्स, फिर केमिकल मेथड्स, और यूरेनियम आ जाएगा तो उसकी एनरिचमेंट। एनरिचमेंट का मतलब क्या है कि हम कुछ आइसोटोप जो हैं वो अलग कर लें और बाकी आइसोटोप अलग कर लें, हल्के अलग कर लें, भारी। ठीक, इसको लेके अब आगे चलते हैं। इसमें भी हमने फोकस कहाँ करना है, पहला पहला मरहला हमारा यूरेनियम का मौजूद होना ज़मीन में, और उसके बाद उसको कैसे ज़मीन जो मौजूद है कैसे उसको हैंडल करना। दिस इज़ बेसिकली ये वाला जो मॉड्यूल है, ये इन यूरेनियम मेटलर्जी आवर एम्फेसिस विल बी फ्रॉम द ओर टू द फ्यूल फॉर पावर प्लांट्स व्हिच इज एनरिचमेंट, स्टार्टिंग विद द ओर्स। और आपको समझ लिया कि मिनरल और ओर में फ़र्क है। ओर वो है जो ज़मीन से खुद के आती है, और मिनरल वो काम का कंपाउंड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पिच ब्लेंड, ये एक मिनरल है, यूरेनाइट ये एक दूसरा मिनरल है, कार्नोटाइट ये एक तीसरा मिनरल है। ये कोई एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है ना, ठीक है। ये एक इस कंबाइंड फॉर्म में, ये केमिकली ये टूट नहीं सकते, सॉरी फिजिकली ये अलग नहीं हो सकती, केमिकली अलग होंगे। तो फिजिकली अगर हम अलग करेंगे तो इस चीज़ को हम अलग करेंगे किससे, मिट्टी से, पत्थर से, जो गैंग मटेरियल है उससे, जो फालतू फुसला है उससे। ये चीज़ें जो है ये मिनरल है। ज़मीन में ये मिनरल तकरीबन हर जगह मौजूद है, यूरेनियम तकरीबन हर जगह मौजूद है, ट्रेस क्वान्टिटीज में। लेकिन हर चीज़ जो मौजूद है वो और नहीं हो सकती, और वो चीज़ होती है जो कि फाइनेंशियली फीजिबल हो कि उसको निकाल के मैं और उससे मैं अपनी काम की चीज़ पैदा कर सकूँ, यानी मैं उससे यूरेनियम एक्सट्रैक्ट कर सकूँ। अगर मिट्टी मौजूद है लेकिन यूरेनियम भी है तो वो और नहीं कहलाएगी जब तक कि वो इकोनॉमिकली फीजिबल ना हो वहाँ से यूरेनियम को निकाल। दूसरे लफ्ज़ों में एक चीज़ कल और नहीं थी आज वो और कहलाई जा सकती। कल इकोनॉमिक्स फेवरेबल नहीं थी आज फेवरेबल हो गई। कल यूरेनियम सस्ता था आज महंगा हो गया, तो आज मैं थोड़े ज़्यादा खर्च कर सकता हूँ पैसे उसको निकालने पे, मिसाल के तौर पर। ये उल्टा हो सकता है, ये उल्टा हो सकता है कि अब यूरेनियम रिसाइकिल इतना हो रहा है, जो कि यूरेनियम हथियारों में इस्तेमाल हो रहा था, हथियार वो डिसमेंटल कर रहे हैं बड़े बड़े मुल्क, तो वो क्या हो रहा है, वो यूरेनियम अब वो डाइल्यूट करके और पावर प्लांट्स को दे रहे हैं। तो चुनाचे अब यूरेनियम मार्केट में सस्ता, एक पीरियड आया था सस्ता भी हो गया था, तो जो चीज़ और थी वो फिर और नहीं रही, फिजिबल नहीं रहा प्लांट का चलाना। कमिंग बैक कि जो तकरीबन 2 दर्जन के करीब मुल्क ऐसे हैं जो यूरेनियम को ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो यूरेनियम मेटलर्जी में इन्वॉल्व है। लेकिन दुनिया का 50% जो कुछ भी यूरेनियम आ रहा है वो सिर्फ 10 कानों से आ रहा है, जो कि 6 मुल्कों में। ये एक जनरल सा डिस्ट्रीब्यूशन है कि तकरीबन 1/3 जो यूरेनियम है वो कजाकिस्तान में है, और 1/4 सारी दुनिया का जो है वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो 75% यूरेनियम तो इन तीन ही मुल्कों में। बाकी ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं, नमीबिया और नाइगर, और वो मुल्क जो तरक्की याफ्ता हैं वहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन ये सिंगल डिजिट्स में है। कनाडा में फॉर एग्जांपल, अब एक तो ये ना कि और यहाँ पर इतने परसेंट यूरेनियम मौजूद है, लेकिन किस क्वालिटी का ये एक अलग सवाल है, ठीक है ना। तो जो माइनिंग फीसिबल है वो वही है जहाँ क्वालिटी अच्छी है, जहाँ कंसंट्रेटेड है ये। कनाडा में फॉर एग्जांपल ऐसी भी ओर्स हैं जहाँ ये पिच ब्लेंड, ये वाली ओर जो है ये 17 to 18% तक मौजूद है। अच्छा, जो
फीजिबल है, यानी जो इकोनॉमिकली वायबल है, वो फ्रैक्शन ऑफ ए परसेंट है। अगर आधा परसेंट भी यूरेनियम मौजूद है ज़मीन में या उस कोर में, तब भी वो फीजिबल है। तो जहाँ कहाँ वो 17 to 18% है, वहाँ क्या होगा? इसीलिए क्या है, इसीलिए कि न्यूक्लियर फील्ड में कनाडा का काफ़ी रोल है। जो एक पूरी टेक्नोलॉजी है ऐसी, आपने पढ़ा है ये कैन डू प्रोसेस या रिएक्टर जो है कैन डू टाइप, कि जिसमें हम नेचुरल यूरेनियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल यूरेनियम उनके पास और इतनी ज़्यादा है कि वो अपने आप को एनरिच यूरेनियम से इंडिपेंडेंट उन्होंने रखा हुआ है। उनके रिएक्टर्स नेचुरल यूरेनियम पे चलते हैं, हैवी वाटर। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन अब आपको अच्छी तरह पता है कि नेचुरल में हैवी वाटर क्यों ज़रूरी है, इसलिए कि न्यूट्रॉन्स ज़ाया कम होते हैं। याद है? ठीक हो गया। तो ये तो था एक जनरल सा और की कहानी। ये हमने डिस्कस कर लिया कि जो लो टू मीडियम ओर्स हैं, ये भी ओर्स हैं, ये भी फीजिबल है, बट कंसंट्रेशन लो टू मीडियम है। वहाँ क्या है, सेकंड डेसिमल प्लेस पे भी अगर ये होगा तब भी मुल्क निकाल लेंगे और तब भी प्रोसेस करके इस्तेमाल कर सकते। ठीक, लेट अस कम टू दिस पार्ट, ये वाला पार्ट। इसमें जो बीच का पार्ट है, ये ट्रेडिशनल पार्ट है, ये कन्वेंशनल माइनिंग प्रोसेस यही है कि आप ज़मीन से खोदें, चाहे वो शुरू शुरू में जो माइंस होंगी वो ओपन पिट होंगी या ज़मीन के करीब होगा यूरेनियम। जैसे जैसे ज़मीन के करीब से ख़त्म होता जाएगा, हम ज़मीन के अंदर जाते जाएंगे। उसमें क्या करेंगे, सुरंगें खोदेंगे और वहाँ से निकालेंगे, या बहुत सारी ज़मीन हटाएंगे फिर निकालेंगे। ठीक है, तो एक हद तक ये भी हो सकता है बहुत नीचे जाना मुश्किल है। तो जब बहुत नीचे जाना मुश्किल है तो ऑल्टरनेट तरीके भी अब आ रहे हैं सामने। उसको वो इंसिट्यू माइनिंग है या एक और प्रोसेस हीप लीचिंग, इनको हम क्विकली टच कर लेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद कन्वेंशनल माइनिंग। तो हमने, हमारे पास ओर है, ओर को हमने पहले क्या किया, हमने क्रश करेंगे ये मिल्स में, यहाँ से माइनिंग करेंगे, ज़मीन से निकालेंगे, फिर मिलिंग प्रोसेस में ले जाएंगे और क्रशिंग और ग्राइंडिंग में फ़र्क है। क्रशिंग का मतलब ये है कि इंच 2 इंच के पीसेस, और ग्राइंडिंग का मतलब ये है बारीक पाउडर। ठीक है ना, जो पार्ट्स ऑफ एन इंच में होगा, मिल्स में जिसे कहते हैं ना, मिल्स में एक मिल 1/8 ऑफ एन इंच होगा। जो ये पुराना सिस्टम था, इसका गोरा बिया दिए, और इसको पानी पानी में इसकी ग्राइंडिंग की जाती है ताकि उसमें जो ग्राइंडिंग मीडिया है उसका वेयर कम से कम हो। तो जब अल्टीमेटली क्या होगा, स्लरी ऑफ फाइन, स्लरी क्या चीज़ होती है, स्लरी ये चीज़ होती है जो पानी में सस्पेंशन सा होता है। ठीक है ना, तो पानी में फ्लोट तो करता है, लेकिन ये कि वो डिजॉल्व नहीं होता। ये फिजिकल प्रेजेंस है, ये केमिकली अटैक नहीं किया पानी ने इसको। स्लरी ऑफ फाइन और पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। हमने फाइन क्यों करते हैं, सोचिए ज़रा, कि अगर मोटे पीस से हैंडल करना हमें क्या फिजिबल क्यों नहीं है कि हम उनको इतनी एनर्जी लगा के, एनर्जी खर्च होती है ना, हर प्रोसेस में एनर्जी खर्च हो रही है, हर प्रोसेस में एनर्जी खर्च हो रही है, एक चीज़। और हर प्रोसेस से हम कुछ ना कुछ बेकार चीज़ें अलग कर रहे हैं। जब मैं और निकाल रहा हूँ तब भी वहाँ मेरी कंसंट्रेशन है कि मैं वहाँ से निकालूँ जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जहाँ फीजिबल है। जब मैं क्रश कर रहा हूँ तब भी मैं देख रहा हूँ कि जो क्रशिंग के दौरान भी काम के पत्थर आगे ले जाऊँ, बेकार में ही छोड़ दूँ। क्यों? कि बेकार चीज़ पे मैंने एनर्जी ज़ाया करूँगा तो दो दो नुकसान है। एक तो पैसा खर्च हो रहा है, और एक एनर्जी ज़ाया करने का मतलब पोल्यूशन है, इन्वायरमेंट को मैं हर्ट कर रहा हूँ। ये दोनों काम की चीज़ें याद रखने वाली हैं कि हर आगे जाने वाला स्टेप जो है वो, उसमें से कोई ना कोई बेकार चीज़ मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ताकि मैं एनर्जी को कंजर्व कर सकूँ, नंबर एक, और इन्वायरमेंट को मैं सेव कर सकूँ। एनर्जी कंजर्व होना और इन्वायरमेंट का सेव होना प्रैक्टिकली एक ही चीज़ है। जब बेकार एनर्जी खर्च होगी तो इन्वायरमेंट ने ख़राब होना ही होना है, और कई तरीके से होना है। ठीक, तो
तो ये एक असाइनमेंट भी हो सकता है कि जो हमारे यूरेनियम की मेटलर्जी में या एक्सट्रैक्शन में एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ कहाँ आ सकती है और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो लेक्चर में भी इस पर गौर करना है, सोचना भी है, पढ़ना भी है। तो अच्छा, अब सवाल हमारा ये था कि ये मोटे पीसेस जो है इनसे कौन सा काम इनसे नहीं हो रहा जो हम फाइन पे जा रहे हैं। एक तो ये है कि अगर आपके पास पत्थरों के अंदर काम की चीज़ फंसी हुई है, पत्थर हैं, चट्टाने हैं, और उसमें काम की चीज़ फंसी हुई, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं काम की चीज़ एक्सपोज कैसे होगी। जब तोड़ेंगे तो काम की चीज़ ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगी, इम्कान ये है हो जाएगी, क्योंकि ये एक अलग मिनरल है और गंध एक अलग मिनरल है। रॉक है, सिलिका है या क्ले है, वो एक अलग मिनरल है। और जो फॉर एग्जांपल पिच ब्लेंड है वो एक अलग मिनरल है। तो दोनों की बॉन्डिंग भी अलग अलग कमजोर होगी। तो जब उस पर जोर पड़ेगा तो अलग कहाँ से होगा, इंटरफेस से होगा। इम्कान ये है कि वैसे ही फिजिकली अलग हो जाएगा ये जब आप इसको छोटे पीस में करेंगे। ठीक है, जब अलग हो जाएगा ये तो फिर क्या होगा, फिर आप फिजिकल मीन सेपरेशन के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक चीज भारी है, एक हल्की है, तो आप पानी में तो डाला है ना, तो पानी का आप डेंसिटी ऐसी रख लें कि जो भारी चीज है वो नीचे बैठ जाए, हल्की चीज ऊपर आ जाए, तो आप इसको बॉयंसी इफेक्ट से सेपरेट कर लेंगे। कम से कम मेहनत करके आप गंद को बाहर फेंक। दूसरा फायदा क्या है, दूसरा ये है कि जब जितनी फाइन पार्टिकल्स होंगे उतना हम उतना केमिकली जब हम इनको ट्रीट कर रहे होंगे तो हमारा प्रोसेस जल्दी होगा। क्यों? ये टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। एक बड़ा पार्टिकल ले लूँ और छोटे छोटे उसके 10 हिस्से कर दूँ, तो 10 हिस्से जब उसके करूँगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि केमिकल में डालूंगा तो केमिकल अटैक ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, ज़्यादा एफिशिएंट होगा। इसके बाद जब स्लरी बन जाएगी तो अब मैं फिजिकल से, यहाँ मैंने फिजिकल सेपरेशन किया, आपने मेथड पढ़े होंगे, बहुत से मेथड्स हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन है, बॉयंसी का हमने डिस्कस किया। बॉयंसी के कई तरीके हैं, बहुत सी मशीन है, स्पायरल सेपरेशन है, जो वाइब्रेटिंग टेबल सेपरेशन है, बहुत से सेपरेशन के तरीके हैं। और जब ये सेपरेशन हो जाएगी तो अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास रिलेटिवली काफ़ी, यानी जो जो गैंग मटेरियल था उससे फारग चीज़ें मेरे पास आ गई। जब ये स्लरी आ गई है तो उसके बाद अब मैं केमिकल अपने इसमें इंट्रोड्यूस, केमिकल महंगे होते हैं ना, तो जितना मैं गैंग मटेरियल मेरे पास ज़्यादा होगा उतना मेरा केमिकल का लॉस होगा। केमिकल जितने ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा और ये इन्वायरमेंट में जाएंगे, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगे। क्या करूँगा मैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए? पहली चीज़ तो ये कि यहाँ से आऊँगा ही मैं काम की चीज़ को लेके, नंबर एक। नंबर दो, मैं इसको कोशिश करूँगा रिसाइकिल कर लूँ। जो केमिकल मेरे इस्तेमाल हो रहे हैं, मेरी कोशिश होगी मैक्सिमम इनको रिसाइकिल कर लूँ। ठीक हो गया? तो ये क्या चीज़ थी? ये मेरी कन्वेंशनल माइनिंग, कन्वेंशन। एक दफ़ा ये इसको हम देख लें कि जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ लिखा है सबसे पॉपुलर है। ये सल्फ्यूरिक एसिड सबसे पॉपुलर है, लेकिन जो वर्ड ऑफ कॉशन है वो क्या है कि दुनिया में सारी ओट्स एक जैसी नहीं होती। ठीक है ना, बाज ओट्स में कुछ एक किस्म की चीज़ें मिली होती हैं, बाज ओट्स में कुछ दूसरी किस्म की चीज़ें मिली होती हैं। तो हमने वर्ड ऑफ कॉशन क्या है, वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि जो मेरे पास ओर है वो अगर H2SO4 फॉर एग्जांपल बाद में मेरे काम का नहीं है, बाद में मैंने किसी ऐसे प्रोसेस पे जाना है जिसका नाम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, जहाँ नाइट्रेट्स से मैंने हैंडल करना है, तो मैं यही नाइट्रिक एसिड क्यों ना इस्तेमाल कर लूँ। ठीक, दूसरे लफ्जों में बाद के प्रोसेस को मैं जहन में रखूँगा कि बाद में अगर मेरे पास नाइट्रिक एसिड मैंने इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे भी मैं फिर सल्फ्यूरिक के बजाय नाइट्रिक में डिजोल्व कर लूँगा। लेकिन नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है
इसकी इकोनॉमिक्स प्योर है। इकोनॉमिक्स प्योर होने का मतलब ये है कि जितना एसिड मैं इस्तेमाल करता हूँ या रिसाइकिल कर सकता हूँ वो उतना अच्छा नहीं है जितना H2SO4 है। दूसरा क्या है कि जिस इक्विपमेंट में मैं ये सारे काम कर रहा हूँ उसकी अपनी करोजन की तो प्रॉब्लम होंगे ना, तो वो ये वाला अटैक, नाइट्रिक का अटैक ज़्यादा हो। ठीक। अच्छा, यहाँ पर जब क्या होगा, यहाँ पर जब जो भी अब रॉक्स या दूसरे मिनरल्स जो रह जाएंगे जो यहाँ तक साफ नहीं हुए थे, वो अब मेरे लीचेंट लीचेंट वो चीज़ है जो लीचिंग के बाद मुझे मिला है। लीचेंट में मेरे क्या होना चाहिए? लीचेंट में मेरे अब यूरेनियम बेरिंग कंपाउंड्स होने चाहिए। वो कंपाउंड होने चाहिए। यूरेनियम इसमें डिजॉल्व हो रहा है। यूरेनियम क्या कर रहा है? मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस बना रहा है, सल्फेट के साथ कॉम्प्लेक्सेस बना रहा है, तो वो डिजॉल्व हो रहा है। अपने साथ वो क्या है कि कुछ गंध जरूर लाएगा, लेकिन बहुत सी चीजें जो डिजॉल्व नहीं वो बाहर भी। ठीक। तो हमने अब तक क्या किया है? हमने क्रश किया ओर को, उसके बाद हमने उसको पानी में एक स्लरी बनाई, और स्लरी बनाने के बाद उसकी लीचिंग की, और हमने यूरेनियम ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व कर। ठीक है। तो जो लिविंग रिमेनिंग रॉक्स एंड अदर मिनरल्स, या जो माइनर या माइन टेलिंग्स हैं, जो जो बाकी चीज़ें छोटी मोटी बची हैं, एक चीज़ को देखना है आपने। फर्ज कीजिए कि मेरे पास और है डेरा गाजी खां में, मिसाल के तौर पे। अच्छा, अब मैं डेरा गाजी खां से ट्रक भर के लाऊं और का, और ला के उसकी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे पेशावर में या इस्लामाबाद में मैं प्लांट लगाऊं कि जी यहाँ अब मैंने इसको, इसमें से गंद को अलग करना है, और इसमें रॉक को अलग करना है, और यूरेनियम की ओर अलग करनी है, स्लरी बनानी है, फिर लीचिंग करनी है, और लीचिंग करने के बाद मैंने इसमें से जो यूरेनियम का जो सोल्यूशन है वो मैंने हासिल करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे मिलेगा? एक ट्रक लेके आऊंगा तो एक मुट्ठी या एक गिलास मुझे सोल्यूशन का मिलेगा। ये कोई समझदारी की बात है कि इतना मैं ट्रांसपोर्ट पे खर्च करूं, हासिल कुछ नहीं। नंबर एक। नंबर दो, जो ट्रक में से मुझे एक गिलास मुझे मिले तो बाकी ट्रक का क्या करूंगा? वो एक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट कर रहा हूँ मैं। कहाँ पे? इस्लामाबाद या पेशावर में। तो समझदारी क्या है? ये कि जहाँ मेरे पास और है या डिपॉजिट्स हैं, ये प्लांट में वहीं लगा दूं, ये प्लांट में वहीं लगा दूं। मैं ज़मीन खोदूं, इसमें से चीज़ें निकालूं, वहीं मैं पहाड़ क्रिएट करूं गैंग मटेरियल का, और जब मेरी और फारिग हो जाए तो उस पहाड़ से उसको मैं भर दूं। ठीक है। और साथ लेके वहां से क्या आऊं? सिर्फ यूरेनियम एनरिच्ड कंपाउंड का वो एक गिलास जो मेरे काम का, और ये काम मैं फिर किसी सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री में किसी ऐसी जगह ला के कर लूँ जहाँ कोई इंडस्ट्रियल बेस हो हमारा। ठीक है। या इंडस्ट्रियल बेस हो हमारा। तो बेसिकली लीचिंग क्या प्रोसेस है? पानी है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और रेशियो तकरीबन, एक टिपिकल एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि 60% सॉलिड, 40% ये चीज़ें। मैंने इसका पीएच एक फिक्स रखना है जिस पे मैं ऑप्टिमाइज किया हो मैंने प्रोसेस, और मैंने क्या करना है? सफिशिएंट टाइम देना है एजिटेशन का। एजिटेशन से मतलब खूब इनको मैं हिला जुला लूँ। एजिटेशन कई तरीकों से हो सकती है। ठीक है। और अल्टीमेटली फिर क्या करूं? मैं इनको इतना मौका दूं कि हल्की चीज़ इतना एजिटेट करूं कि हल्की चीज़ें उनको ऊपर आने का मौका मिले, भारी चीज़ों को नीचे बैठने का मौका मिले। तो ये जो लीचेंट के बाद एजिटेशन है और सेटलिंग है, एजिटेशन के बाद सेटलिंग, ताकि हल्की चीज़ ऊपर आ जाए और भारी चीज़ नीचे बैठ जाए। इसके अंजाम में जो चीज़ें मुझे मिलती हैं वो 97% यूरेनियम। देखा? और में कितनी हो सकती है? फ्रैक्शन ऑफ ए परसेंट, फ्रैक्शन ऑफ ए परसेंट। और से मैंने सिर्फ लीचिंग की स्टेज ही पर मैंने अपने आप को इतने गंदी और फालतू चीजों से पाक कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब 97%
तो मुझे यूरेनियम मिल गई, लेकिन जो मैंने गन फेंका है ना उसके अंदर भी यूरेनियम हो सकती थी। तो एक टिपिकल फिगर ये कि 2% इज लॉस। वो क्यों होता है? इसलिए कि जो बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पार्टिकल हैं, ये यूरेनियम के पार्टिकल उनके अंदर छुपे हुए होंगे, तो ज़ाहिर केमिकल घुसा नहीं वहां पे, ये लॉस हो सकते। इस लॉस को कैसे दूर करूंगा? इस लॉस को इस तरह दूर करूंगा कि मैं इनको क्रश कर लूंगा, फाइन पार्टिकल बना लूंगा। तो अगर मैं पार्टिकल साइज रिड्यूस कर लूं तो क्या होगा? मेरी यील्ड बढ़ जाएगी। 99% तक यील्ड हो सकती है अगर मैं पार्टिकल साइज छोटा कर लूं। ठीक, बहुत ज़्यादा पार्टिकल साइज छोटा करना भी नुकसानदेह है, क्योंकि वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और हेल्थ हैजर्ड भी हो सकता है, वो भी हमें कंट्रोल करना होता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर काम की चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि यूरेनियम डिज़ोल्व कब होगा। यूरेनियम डिज़ोल्व कब होगा? यूरेनियम की कई पॉसिबल वैलेंसीज हो सकती हैं। तो यूरेनियम डिज़ोल्व होता है जब ये हेक्सा वेलेंट हो, इसकी वैलेंसी +6 हो। जब ये हेक्सा वेलेंट हो तब ये डिज़ोल्व होता है। टेट्रा वेलेंट भी हो सकता है तो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो अगर हमारे पास और में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो इसको ऑक्सीडाइज कर ले फ्रॉम +4 टू +6, तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं है तो हमें कोई ना कोई ऑक्सीडेंट ऐड करना होगा, लाइज मैंगनीज डाइऑक्साइड। ठीक है, वो कौन सी चीज़ें जो और में मौजूद हो सकती हैं? जो और में चीज़ें मौजूद हो सकती हैं उनमें यूरेनियम के साथ वेनेडियम है। कौन सा वेनेडियम? जिसकी पेंटावेलेंट वेनेडियम, जिसकी +5 वैलेंसी हो। ठीक है, तो यूरेनियम की वैलेंसी +6 होगी तो वो डिज़ोल्व होगा। अगर ऐसी चीज़ें और में मौजूद हैं तो मेरी खुशकिस्मती, नहीं है तो मुझे ऐड करनी होगी। ठीक है ना। आ गया वेनेडियम का जिक्र। वेनेडियम इन द ओर इज ए वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट। ये मज़े की चीज़ है, ठीक है ना। आम के आम, गुठलियों के दाम। वेनेडियम इन द ओर इज ए वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट। Uranium ore having low lime and high vanadium content. लो लाइम का मतलब ये है कार्बोनेट्स वगैरह। तो अगर ऐसी और मेरे पास मौजूद है तो मैं चाहूँगा मैं वेनेडियम को गन में ना फेंकूं, मैं चाहूँगा मैं वेनेडियम को भी साथ ही निकाल लूं। तो और को अगर मैं इस प्रोसेस से गुजारूं, ठीक है, जो हमने अभी तक किया था कि हमने इसको अच्छी तरह ग्राइंड किया, सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स किया, कुछ टाइम फॉर एग्जांपल दिया, तो यूरेनियम और वेनेडियम दोनों को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स में। इसमें आ गए, अब ये सल्फेट टाइप सॉल्ट्स में आ गए। अब अगर मैं इनकी पीएच वैल्यू को मैं मॉनिटर करूंगा तो फिर मैं इन दोनों को अलग कर लूंगा। ठीक है, तो विद लोअरिंग, अच्छा एक और ये कहानी सुन लें कि एक ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात हो रही है कि वहाँ एक प्लांट था। ठीक है, वहाँ पे यूरेनियम की रिच और बहुत ज़्यादा है कनाडा में। तो यूरेनियम भी वो बेचते थे और वेनेडियम भी बेचते थे एज ए बाय प्रोडक्ट। वेनेडियम की प्राइसेस मार्केट में कम हो गई, ठीक है ना। वेनेडियम की प्राइस मार्केट में कम हो गई तो यूरेनियम को बनाना फीजिबल नहीं रहा, प्लांट को बंद करना पड़ गया। तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी जो होती है किसी प्रोसेस को चलाने की, बहुत ही सेंसिटिव इशू है। और ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि काम की बाई प्रोडक्ट्स कौन से निकल सकती हैं। सैंदक में हमारा प्रोजेक्ट है जो उसमें बाय प्रोडक्ट जो है वो सोना और चांदी है। विद लोअरिंग ऑफ वेनेडियम प्राइसेस रिड्यूस वेनेडियम कंटेंट इन रॉ मटेरियल, तो प्रोसेसिंग कॉस्ट जो थी वो रिड्यूस हो गई बाय रिमूविंग वेनेडियम रिकवरी। ठीक है, कि जब अगर वेनेडियम की कॉस्ट कम है तो मैं क्या करूंगा, मैं वेनेडियम को अब मैं अपने साथ लेके नहीं आऊंगा, मैं पीछे छोड़ूंगा। जब पीछे छोड़ूंगा तो मेरे पास जो लीच है, जो लीचेंट होगा, उसकी मैं पीएच वैल्यू जो है वो मैं मॉनिटर करूंगा और चेंज करूंगा। लेकिन एहतियात रखनी है कि हो सकता है कि वेनेडियम के ना आने से प्रोडक्ट फीजिबल रहे ही ना। जो जो सोल्यूशन लेके यूरेनियम को आ रहा है उसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है प्रेग्नेंट सोल्यूशन।
ये टर्म भी समझ लीजिए कि एक लीचिंग से जो मिला है उसको कहते हैं लीचेंट। ये लीचेंट है, जो लीचिंग किसे मुझे काम की चीज मिली है। ठीक है, अब इस लीचिंग से जो काम की चीज मिली है, जब इसमें यूरेनियम है तो ये एक प्रेग्नेंट सोल्यूशन है। और जब मैं लीचेंट से यूरेनियम को निकाल लूंगा, जो बाकी बचेगा वो क्या होगा? वो फिर बैरन सोल्यूशन होगा, बैरन सोल्यूशन। उसको मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा उसका याद है? उसको मैं रिसाइकल करूंगा। क्यों करूंगा? ताकि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ना हो। तो ये टर्म याद रखनी है कि जिसमें काम की चीज हो वो प्रेग्नेंट सोल्यूशन है। जब वो चीज मैं निकाल लूं तो जो सोल्यूशन होगा वो बैरन सोल्यूशन कहलाएगा। क्विकली हम इसको देख लें आज, ताकि हमारी ये माइनिंग खत्म हो जाए। कि जो एडवांस्ड माइनिंग है वो क्या है? कि वो ये है कि मैं ज़मीन में सुराख कर दूं, लीचेंट को ज़मीन में घुसा दूं, और वहीं से मैं यूरेनियम को लेके आ जाऊं, खोदना ना पड़े, ना पहाड़ खड़ा करूं ना खुदाई करूं। और इस वक्त जो दुनिया में 50% ओर्स हैं वहाँ ये काम हो रहा है, इन सिचु लीचिंग हो रही है। इससे क्या है, इन्वायरमेंट जो है वो कंट्रोल है, वो सेफ है। और ज़मीन का जो पानी है विद ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन, जो ज़मीन में जो हम पानी भेज रहे हैं उसमें हम ऑक्सीजन के कंटेंट को बढ़ा देते हैं, ताकि यूरेनियम ऑक्सीडाइज हो जाए और डिजॉल्व हो जाए। और फिर हम इसको सर्कुलेट करते हैं, इसको नीचे से जो यूरेनियम डिजॉल्व हो गई इसको वापस ऊपर ले आते हैं पंपिंग के जरिए, प्रेशर के जरिए। और इसके साथ क्या चीज़ें आ जाती हैं? वेनेडियम भी आ जाता है, जो काम का भी हो सकता है, और कुछ और इम्प्योरिटीज भी आ जाती हैं। ये पंप हो जाता है सरफेस पे। तो अंडरग्राउंड लीचिंग इज द प्रोसेस। इसमें यूरेनियम डिजॉल्व हो जाता है और फिर पंप होता है सरफेस पे। ठीक। लीचिंग इज डिसोल्यूशन ऑफ यूरेनियम टू ए सॉल्युबल कंपाउंड। ये तो आपको पता चल ही गया होगा। ये भी पता चल गया कि ये सिर्फ +6 अगर वैलेंसी हो तो डिजॉल्व होता है, +4 अगर हो तो इसको ऑक्सीडाइज करना होता है। जो अगर +5 वेनेडियम या +3 आयरन हो, फेरिक आयन हो या पेंटावेलेंट वेनेडियम हो, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देती है। ठीक है, तो कुदरत की बात है, किस्मत की बात है कि ये चीज़ें यूरेनियम ओर्स के साथ मौजूद भी हो, जो हेल्प भी कर देती है। तो आज की आखिरी स्लाइड ये है कि तीसरा तरीका जो है लीचिंग का वो है हीप लीचिंग। कि मैं पहाड़ यहाँ खड़ा कर दूं, बजाय इसको अलग अलग प्रोसेस करने की, यहीं से मैं एक तरीके से इसको मैं डिप लीचिंग करूं। मैं यहाँ पे कतरे कतरे लीचिंग के बहाता रहूं, काम की चीज़ बह के नीचे आती रहे, और ये नालियों से ये कंसनट्रेट मेरे पास जमा हो जाए। और ये मेरे पास फिर वो प्लांट है जो कि अब इस मेरे लीचेंट को इस्तेमाल कर रहा हो। यहाँ तक हम आज कर लेते, रोक देते हैं। कोई सवाल है यहाँ तक आपका? हमने माइनिंग और लीचिंग शुरू की है, इसमें कोई सवाल है? नो सर। चलिए ठीक हो गया।